हेलो दोस्तों। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स एग्जाम के लिए और नीट एस्पायरेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नीट एस्पायरेंट के लिए टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, होता क्या है कि जैसे अब एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में क्या होता है, रूम होता है। बिल्डिंग में क्या है, रूम है। और इस रूम में कुछ लोग और रहने के लिए आ गए, तो हमें क्या चाहिए, हमें वॉल बनाना है, तो हमने एक वॉल बनाया, फिर एक और वॉल बनाया। तो यहाँ पे कमरे कितने हो गए, कमरे तो 3 हो गए दीवार से। तो दीवार से कमरे 3 हो गए, लेकिन ये क्या हुआ, एरिया तो कम हो गया। हर रूम का एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें सही क्या था कि अगर हमारे पास एक रूम था और इतना ही बड़ा हम अगर रूम बना देते तब जाके ये रूम सही होता। तो इस तरीके का रूम हमें चाहिए, इस तरीके का रूम नहीं चाहिए, ऐसा रूम चाहिए होता है। तो पहले इसी तरीके से सेल डिवीजन होता है कि अगर कोई सेल है तो अगर उस सेल का डिवीजन होगा, अगर सेल का डिवीजन होगा और सेल बनता जाएगा, तो सेल के अंदर का जो कंटेंट है, सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो भी क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो कम न हो, सेल के कंटेंट कम न हो, इसलिए सेल का क्या होता है, पहले ग्रोथ होता है, पहले ग्रोथ होगा और ग्रोथ के बाद इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। तो जो ग्रोथ होगा वो ग्रोथ किन चीजों का होगा, ग्रोथ होता है आपके सेल कंटेंट यानी साइटोप्लाज्म और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जीनोम यानी कि डीएनए का, डीएनए का, ऑर्गेनेल्स का, ऑर्गेनेल्स का, ये सब की चीजें क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। और फिर उसके बाद होता है डिवीजन। डिवीजन, ये सारी चीजें जितना भी है ये सभी इतने कोऑर्डिनेटेड वे में होती हैं, इतने कोऑर्डिनेटेड वे में होती हैं कि हम लोग इसको कहते हैं, ये सभी चीजें कोऑर्डिनेटेड वे में होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, ये है कि सेल जो है वो ग्रोथ में हेल्प करती है, रिपेयर में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो ग्रोथ में किस तरीके से हेल्प करेगी, ग्रोथ में हेल्प करने का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ में हेल्प करने का मतलब हुआ कि हम कितने लंबे होंगे, लंबे होंगे, मोटे होंगे, इन सब के लिए जरूरत है। रिपेयर का मतलब क्या हुआ, रिपेयर का मतलब ये हुआ कि हमारे टिश्यू का रिपेयर होगा, टिश्यू के लिए ये कहा गया है। यानी हमें जब चोट लगेगी, हमें जब चोट लगेगी तो उसके लिए है। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्यों जरूरी है ये, रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन इसलिए जरूरी है कि जैसे जाइगोट है और जाइगोट से हम एक बड़े ऑर्गेनिज्म में बन जाते हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म में बन जाते हैं। तो इसके लिए भी क्या डिवीजन की जरूरत होती है। सेल कंटेंट बढ़ता है तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ आल्सो ऑकर। दीज प्रोसेसेस आर कोऑर्डिनेटेड सो दैट डॉटर सेल्स गेट करेक्टेड। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है सेल साइकिल की। तो सेल साइकिल जो होता है ये कौन सा सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, कि पहले एक हमारे पास सेल था और इस सेल का हुआ ग्रोथ, इस सेल का हुआ ग्रोथ, ग्रोथ होने के बाद, ग्रोथ होने के बाद हमने देखा ये सेल डिवाइड हो गई, ये सेल डिवीजन हुआ, यहां पे डिवीजन हुआ।
तो इस सीक्वेंस को कहा गया सेल साइकिल। इस सीक्वेंस को कहा गया सेल साइकिल। सेल साइकिल कहा गया। अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस अदर सेल कंपोनेंट, डीएनए, टू डॉटर सेल्स, और ड्यूरेशन कितना होता है। तो ह्यूमन सेल में जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 24 आवर का, और ईस्ट में होता है 90 मिनट्स का। ईस्ट में होता है 90 मिनट्स का, ह्यूमन सेल साइकिल में होता है 24 आवर का। तो मतलब कि पूरा ये सेल का इवेंट हम लोगों में 24 आवर में डिवीजन होता है। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या क्या है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल ये है कि दो फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। तो इंटरफेज का मतलब होता है प्रिपरेटरी फेज यानी प्रिपरेटरी टाइम। ये 95% होता है, 95% ऑफ टाइम। तो इसको जब प्रिपरेशन हो रहा है तो इसलिए उस बीच डिवीजन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नो एक्चुअल डिवीजन, तो इसको कहा जाता है रेस्टिंग फेज। लेकिन एम फेज जो होता है वहां माइटोसिस हो रही है और एक्चुअल डिवीजन हो रहा है। तो इंटरफेज में यहां पर कहा जाएगा कि यहां पे नो डिवीजन ऑकर, नो डिवीजन ऑकर, क्योंकि ये प्रिपरेटरी फेज है, यहां प्रिपरेशन हो रहा है डिवीजन का, तो इसलिए इसको कहा जाएगा रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज। और 95% ऑफ टाइम अगर हमारी ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन, तो ये होता है 23 और लगभग, क्योंकि ये 95% है। 24 घंटे में हम लोग की सेल डिवाइड होती है और 1 घंटे में होता है माइटोसिस। ठीक है, तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि यहां पर ये है हम लोग का इंटरफेस। ये हम लोग का पूरा आता है इंटरफेस में, G1 से लेकर S से लेकर G2 तक। तो G1 फेज, S फेज, और फिर होता है G2 फेज। ये आता है हमारा इंटरफेज में, ये आएगा इंटरफेज में। लेकिन अगर हम बात करेंगे बाकी फेजेस की, तो उसके बाद आता है हमारा एम फेज। एम फेज, और एम फेज के बाद होगा साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज में हमारे कौन कौन से फेजेस आएंगे। एम फेज में हमारे आएगा, एम फेज में आएगा हमारा प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी चीजें आएंगी। नेक्स्ट है कि हम लोग देखेंगे ये ट्यूबुलर फॉर्म में कि होता क्या है G1 फेज में, G2 फेज में। तो G1 फेज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो G1 फेज है इसको कहा जाता है गैप 1 फेज। गैप 1 फेज कहा जाता है। सेल ग्रो होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, इसमें प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट, नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है एस फेज और सिंथेसिस फेज। तो जो एस फेज होता है यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और जो ये रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए डबल है, 2C से 4C हो जाता है डीएनए रेप्लिकेशन, इसीलिए इसको कहा जाता है सिंथेसिस फेज। और क्रोमोसोम रिमेन सेम यानी 2n नंबर का सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होगा।
क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, सेम ही रहेगा, अगर 2n है तो 2n ही रहेगा। और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल सेल में पाया जाता है सेंट्रियोल। इसको और अगर डिटेल में हम लोग समझें तो ये ऐसे होगा कि अगर गैप 1 फेज है, गैप 1 इस फेज की बात करें तो गैप 1 फेज में हम लोग देखते हैं कि इसको कहा जाता है प्री सिंथेसिस फेज, प्री सिंथेसिस फेज। और गैप 1 जीवन को, जीवन, ये जीवन फेज है अपना। तो प्री सिंथेसिस क्यों कहा गया, प्री सिंथेसिस इसलिए कहा गया क्योंकि ये डीएनए सिंथेसिस के पहले आ रहा है, एस फेज के, और इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। इसके बाद आता है अपना एस फेज, एस फेज। और जो ये एस फेज है इसको कहा जाता है सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। और इसमें होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी कि एक नया डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होगा। इसको समझना है कि अगर हमारे पास हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड, और ये हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या हुआ, हैप्लॉइड सेल का मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पर ये एन है, इसकी प्लॉइडी एन है। तो प्लॉइडी एन है तो हमारा डीएनए कंटेंट अगर सी है, सी क्या है, डीएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट अगर सी है तो ये सी से C2C हो जाएगा। लेकिन कंडीशन जो क्रोमोसोम की ये जो प्लॉइडी है यानी क्रोमोसोम नंबर है ये सेम रहेगा, एन का एन ही रहेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास सेल है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड यानी कि 2n, और डीएनए कंटेंट है हमारे पास, डीएनए कंटेंट है 2C, 2C क्या है, डीएनए कंटेंट। तो ये 2C से हो जाता है 4C। इसको और बढ़िया से अगर हम लोग समझें तो ये इस तरीके से होगा कि अगर हमारे पास ये क्रोमोसोम की एक धागे की रील है और इसको हम लोग मानेंगे कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम अगर मान लें इसको, ये क्या है, क्रोमोसोम। तो इस पे डीएनए ऐसे लिपटा हुआ है जैसे धागे की तरह, अगर ये रील है धागे की तरह लिपटा हुआ है। तो पहले ये था सी, लेकिन जब डीएनए कंटेंट बड़ा हुआ तो ये हो गया 2C, 2C हो गया। अब डीएनए कंटेंट कितना हो गया, 2C। लेकिन ये जो क्रोमोसोम है या रील है ये तो एक ही है, यानी कि ये रिमेन सेम है, ये होता है सेम। अब हम लोग देखेंगे गैप 2, गैप 2 यानी कि G2 फेज, G2 फेज। और G2 फेज को और क्या कहा जाता है, G2 फेज को और कहा जाता है पोस्ट सिंथेसिस फेज, पोस्ट सिंथेसिस फेज। और इसमें होता है एक्चुअल प्रिपरेशन, इसमें होता है एक्चुअल प्रिपरेशन, प्रिपरेशन किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए।
और अगर हम अपने टेबल पे आए वापस से, तो टेबल पे आके बच्चों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे गैप टू फेज है। इसमें क्या होता है, फर्दर ग्रोथ होता है, प्रोटीन और एंजाइम्स, माइटोसिस प्रिपेयर्ड होगा, सेल रेडी फॉर डिवीजन होगी, एक्चुअल प्रिपरेशन यहाँ पर होगा। एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन इसका भी ग्रोथ होता है, ये भी सिंथेसिस होती है। एम फेज या माइटोसिस फेज है ये। एम फेज में क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और फिर जाके 2 डॉटर सेल बनती हैं। फिर आता है एक जी नॉट फेज होता है, ये अलग से पढ़ेंगे हम लोग। कि जी नॉट फेज को कहते हैं क्विसेंट स्टेज, ये रेस्टिंग स्टेज होती है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, स्टॉप डिवाइड हो जाता है, मतलब कि डिवीजन नहीं होगा इसमें। और इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसमें नर्व सेल्स और हार्ट सेल्स। और अब हम लोग देखेंगे, अगर यहां पर हमारे पास क्या था, हमारे पास था इंटरफेज में G1 फेज, S फेज और G2 फेज, देन M फेज। इस तरीके से था सेल साइकिल। मतलब इतना हमारे पास इंटरफेस था, इतना हमारे पास क्या था, ये था इंटरफेस, और फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ था सेल साइकिल में एम फेज। तो ये जो इंटरफेस था, इसमें बाद में हम लोग देखेंगे, इसमें एक आता है चेक पॉइंट, वो हम लोग आखिरी में देखेंगे। तो पहले क्या होता है, सेल G1 फेज में एंटर करती है। ये बहुत ध्यान समझना कि सेल, अगर हमारे पास सेल है और ये G1 फेज में एंटर करती है, और अगर G1 फेज से एंटर करेगी S फेज में, और S से एंटर करेगी G2 फेज में, ये तो नॉर्मल है। अगर G1 में आने के बाद सेल साइकिल स्टॉप हो जाए तो क्या होगा, तो सेल साइकिल एग्जिट कर जाएगी और चली जाएगी G0 फेज में। G0 फेज में, और G0 फेज में जाने का मतलब हो गया कि वो क्विसेंट स्टेज में चली गई, और या तो ये G0 फेज में नहीं जाएगी और आगे अपना सर्कल पूरा करेगी S फेज में और G2 फेज में। और ये कब G0 फेज में जाती है, जब यहाँ पे चेक होता है, यहाँ पे चेक पॉइंट होता है और चेक होता है कि G1 फेज में जो सेल G1 से S में आ रही है उसमें सभी चीज़ें सही हैं, कोई म्यूटेशन तो नहीं हो गया, उस तरीके से डैमेज तो नहीं है सेल। तो ये डिसाइड करता है यहाँ पे चेक पॉइंट। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, ये था आज का कॉन्सेप्ट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।